हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग वीडियो नंबर 5 को देखेंगे। ये हमारा है पॉलिटी का क्लास 5। आगे बढ़ने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं। आप लोगों को भी मोटिवेट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते जाते हैं, लास्ट में सुस्त होकर ख़त्म कर देते हैं। ऐसा मत करिए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपको शोहरत मचाते हैं। यानी मेहनत उस हिसाब से करिए। मेहनत के टाइम में किसी से मत बताइए कि नहीं हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो क्या करेंगे, अगर एक बार में आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो गांव वाले आपको ताना मारते मारते ख़त्म कर देंगे, मतलब एक मरा हुआ समझा देते हैं। इसलिए मैं आपसे हम्बलिंग रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा मत बोलिए। कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, कह दो कि मैडम इतना सुंदर है ना कि उन्हीं को देखने के लिए जाते हैं। आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे बातों को उतना मत लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, स्कूल में मार खा जाओगी। अब किसी के सामने मान लो कि दादाजी पूछे कि हाँ बचवा क्या करने के लिए जा रहा है, तो मत कह देना कि मैडम जी इतना सुंदर लगती है ना, उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं, तो फिर अगले दिन बवाल हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत का शासन, यानी कि भारत में जो शासन होता है, जो यहाँ रूलिंग किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं एक बात कहूँ कि भारत का जो शासन है एकात्मक भी है संघात्मक भी है, तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कहेंगे कैसे आखिर एकात्मक है और कैसे संघात्मक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो शासन होता है 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारा होता है एकात्मक, दूसरा होता है संघात्मक। पहले यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं ऊपर बता दूंगा कि मैंने क्यों कहा कि एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए एकात्मक का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पे शासन करने वाला औपचारिक रूप से और वास्तविक रूप से दोनों रूप से कोई एक व्यक्ति रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एकात्मक। यानी जहाँ का शासन करने वाला सिर्फ अकेला औपचारिक भी हो और वास्तविक भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एकात्मक है। जैसे वहाँ का हाथ किसके पास सत्ता रहेगी, तो राष्ट्रपति के हाथों में रहेगी। जैसे देख लीजिए, जहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति का शासन चलता है उन देशों को देखिए वहाँ पे एकात्मक है। और संघात्मक किसको कहते हैं, तो जहाँ पे देखिए औपचारिक कोई अलग हो वास्तविक कोई अलग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं संघात्मक। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे औपचारिक में जो होते हैं, सॉरी स्टूडेंट, जो औपचारिक में होते हैं उनको कहा जाता है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रधान होते हैं उनको कहा जाता है प्रधानमंत्री। अब देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो ऐसे तो मैंने आगे बताऊंगा कि राष्ट्रपति का काम क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक दिग्गज व्यक्ति है। लेकिन फिलहाल अभी ये बता दूं कि जो काम हमारे घरों में औरतों का होता है वो काम होता है राष्ट्रपति का, और जो काम हमारे पापा करते हैं वो काम रहता है प्रधानमंत्री का। मतलब हमारे कहने का सुनिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास घर में क्या करते हैं औरत लोग, घर में किसी तरीके से मतलब मालिक को बने रहेंगे, लास्ट में और चुपचाप रहेंगी। पैसा कौन लाता है, पापा लाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, सिर्फ खेलों में फीता काटने का काम करते हैं। जाएंगे, इनको अवार्ड देना है, उनको अवार्ड देना है, अवार्ड देते देते टाइम खत्म, उनका टाइम पीरियड खत्म, इधर प्रधानमंत्री का माथा फटा जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखिए, हाँ बात हमने किया था कि हमारा एकात्मक भी है संघात्मक भी है, तो आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो आइए बताते हैं कैसे। देखिए हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति भी है प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति भी करते हैं शासन और प्रधानमंत्री भी। अब ये नहीं कहेंगे कि एक कंपेयर में दूसरा कंपेयरिंग करते हैं, मतलब एक की तुलना दूसरा करते हैं, लेकिन करते तो हैं, दोनों लोग हैं ना, अकेला तो सिर्फ वही नहीं है। यहाँ पे मतलब हमारे देशों में राष्ट्रपति भी है, जैसे अभी फिलहाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू में, और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो इंदिरा कह सकते हैं नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोग शासन कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग करते हैं प्रस्तावना की बात। प्रस्तावना से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए प्रस्तावना में बहुत चीज़ों की बात हुई है, और हमने एक बार बताया भी था कि कुछ हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जो कि प्रस्तावना को एक प्रार्थना के रूप में अपने विद्यालय में करवाते हैं। जैसे अभी बिहार की तो बात नहीं करेंगे, दूसरे राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल प्रस्तावना का प्रेयर होता है। लेकिन देखिए प्रस्तावना आखिर पारित कैसे हुआ, कब लिया गया, तो 1948 में और 1960 में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने हमारे प्रस्तावना को माना ही नहीं, कह दिया नहीं नहीं तुम लोग इस प्रस्तावना को हटाओ, हम लोग नहीं मानेंगे। अब ऐसा क्यों कहा था, तो कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब उसमें कुछ चीज़ों की खराबी दिख रही थी किसी में, जैसे कि मान लीजिए हमारा कुछ जो ये कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है उसमें हनन किया जा रहा था। तो उसने बोला कि नहीं भाई इसमें सियोरिटी नहीं है, आगे जाओ, आगे कुछ करके दिखाओ, तब हम इसको मानने के लिए बाध्य होंगे, अभी फिलहाल तुम इसको हटा दो, नहीं लिया जा सकता है। आगे बताता हूँ अगले स्लाइड में कि क्या होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बताया आप लोगों को कि 1948 में और 1960 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने प्रस्तावना को नहीं माना, यानी प्रियम्बल को नहीं माना। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती का केस आया तो उसने सुप्रीम कोर्ट, देखिए एससी का मतलब हमने लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। एक चीज़ है स्टूडेंट, आप लोग को ये कन्फ्यूजन होगा कि आखिर केशवानंद भारती केस क्या था। देखिए उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बताने लगूँ तो एक क्लास मेरा उसी में चला जाएगा, और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं बनाया जाए तो मैं आगे बनाऊंगा। चलिए इसमें क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था 1973 में केशवानंद भारती का जो केस था उसमें स्वीकार किया, और बोला भी उसने, मतलब कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको ये कहा भी उनसे कि अनुच्छेद 368 के तहत इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है लेकिन इसमें से कुछ हटाया नहीं जा सकता है। यानी उसने कहा था कि इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं, कुछ हटा नहीं सकते। उसका मतलब कहने का देखिए कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें थी जिसको अगर मतलब जैसे कि अभी हमारी जो शासन चल रहा है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि इस समय संविधान को ही हटाने के फेर में पड़े हुए, और हमारी मूर्ख जनता, कभी कभी तो हमको ये लगता है कि भाई अब जनता मूर्ख है या फिर शासन करने वाला मूर्ख है, ये भगवान जाने। लेकिन फिलहाल हमको ऐसा लगता है कि कमांडो से ज़्यादा ट्रेनिंग इन चमचों को मिली हुई है, जो कि कहते रहते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। एक व्यक्ति जा रहे थे तो उनसे हमने पूछा कि मोदी जी ने क्या किया तो उसने कह रहा है, उससे मतलब ऐसे नहीं पूछे, जा रहे तो कहे कि कैसा शासन चल रहा है, मतलब कैसा अच्छा है या फिर खराब है। तो उसने कहा नहीं बहुत एकदम परफेक्ट चल रहा है और बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो कुछ एक आध ऐसा मतलब मेरिट बता दीजिए जो कि आपको मोदी जी से अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन मोदी जी ने किया। तो कहे अरे भाई काम तो बताओ। तो वो कह रहे हैं नहीं मोदी जी ने किया, मतलब वो लगाया हुए है मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, बता नहीं रहा है। तो यही जनता है, इसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या हुआ, सिर्फ वो लगाई हुई है कि नहीं किया किया किया। आगे अगर बढ़े तो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 न्यू वर्ड जोड़े गए। अब 3 न्यू वर्ड क्या थे? तो एक हमारा था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। यानी ये 3 हमारे जोड़े गए थे। याद रखिएगा स्टूडेंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1976 के तहत हमारा क्या होता, प्रस्तावना में ये संशोधन किया गया था कि आप उसमें जोड़े गए थे 3 शब्द, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और एक हमारा था अखंडता। अभी तक में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वहीं एक जो 3 शब्द है उसको जोड़ा गया है। उसके बाद हमारे प्रस्तावना में कोई भी मतलब संशोधन नहीं हुआ है और ना ही जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अगर प्रस्तावना की से जानकारी हमें क्या मिलती है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो पर। आज तक के लिए यहीं छोड़ देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।